स्टूडेंट, हमारी संप्रेषण तकनीकी में संप्रेषण तकनीकी हमारी हो चुकी थी। मैंने बता दिया था संप्रेषण तकनीकी क्या होती है, और संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत ही मैंने संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रकृति और उसकी विशेषताएं और संप्रेषण प्रक्रिया के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था। तो इसमें ये संप्रेषण का स्रोत, संदेश वाहक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये सब मैंने आपको समझा दिया था प्रक्रिया के बारे में। और आगे हम देखते हैं शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की क्यों आवश्यकता होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व भी मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से तत्व होते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया के जो तत्व हैं वो है संप्रेषण संदर्भ, संदेश का स्रोत, संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संकेत या प्रतीक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रस्पोषण और संदेश ग्रहण करता है। ये इसके तत्व हैं। आप लोग याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन से हैं, तो ये इसके तत्व हैं। ये मैंने आपको करा दिया, आप लोग मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। वैसे तो संप्रेषण को कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे शाब्दिक संप्रेषण होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है, सार्वजनिक संप्रेषण होता है, शाब्दिक में भी लिखित संप्रेषण होता है, फिर मौखिक संप्रेषण होता है, और अशाब्दिक में वाणी, संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं जैसे आई टू आई कांटेक्ट है ना, और स्पर्श संपर्क, ये संप्रेषण होता है। लेकिन उपयोग के आधार पर संप्रेषण को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? शैक्षिक तथा लोक संप्रेषण। ये उपयोग के आधार पर है ना। अगर उपयोग के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार हैं, तो वो हैं शैक्षिक तथा लोक संप्रेषण। और इसमें भी व्यक्तिगत और सामूहिक संप्रेषण, इसमें भी कई प्रकार में बांट दिया जाता है संप्रेषण को। तो इसमें व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, सामूहिक संप्रेषण होता है, और भी कई तरह के संप्रेषण होते हैं, जैसे अनौपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, एकल या एक तरफा या वन संप्रेषण, द्वितरफा संप्रेषण, अतः वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं। लेकिन आपसे पर्टिकुलर ये पूछा जाता है कि उपयोग के आधार पर बताने हैं, तो आप यही बताएंगे कि शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। और अगर शिक्षण में संप्रेषण को बताएंगे कि कितने प्रकार से बांटा गया है, तो शिक्षण में संप्रेषण को शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण में बांटा गया है। और शाब्दिक में मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण होता है, और अशाब्दिक में वाणी, संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क। तो ये हैं शैक्षिक में, और उपयोग के आधार पे दो हैं, और भी अन्य हैं तो हम बताएंगे आपको कि और कौन कौन से हैं। तो वो मैंने अभी बताए भी हैं आपको, फिर हम देखेंगे धीरे धीरे। चलिए हम इसे देखते हैं, और इसके बारे में और भी देखना हो तो लास्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि इसे ही देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। संप्रेषण के प्रकार। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गत्यात्मक, सक्रिय तथा जीवंत बनाने के लिए संप्रेषण की अनवरतता या निरंतरता आवश्यक होती है। देखिए, शिक्षण को या अधिगम प्रक्रिया जो हमारी है उसे गत्यात्मक और सक्रिय बनाने के लिए संप्रेषण निरंतर होना जरूरी है ना। तभी हमारा शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली होगी। मतलब जो भी हम अपने विचार छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अच्छे से पहुंचा सकें, तो उसके लिए संप्रेषण निरंतर होना आवश्यक है। शिक्षण में संप्रेषण को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण, शैक्षिक तथा सार्वजनिक संप्रेषण। तो ये मैंने अभी आपको बताया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये बना हुआ है, आप इससे और अच्छे से समझ जाएंगे कि संप्रेषण के दो प्रकार मैंने बताए हैं, शाब्दिक संप्रेषण
और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक में मौखिक और लिखित है, और अशाब्दिक में वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, स्पर्श संपर्क। तो ये इसके संप्रेषण के प्रकार हैं। आगे चलिए देखते हैं इनके बारे में। शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, शाब्दिक का मतलब ही है कि बोलना शब्दों के द्वारा। तो शाब्दिक है मतलब शब्द उसमें होने जरूरी हैं। चलिए, यह संप्रेषण मौखिक रूप में वाणी द्वारा, लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा विचार अथवा भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण को पुनः दो प्रकार के संप्रेषणों में वर्गीकृत किया जाता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो ये आपकी समझ आ ही गया होगा कि शाब्दिक संप्रेषण का क्या मतलब है। शब्दों द्वारा ये अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। चलिए, मौखिक संप्रेषण देख लेते हैं। मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस विधि में संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने रहते हैं। मौखिक संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो मौखिक संप्रेषण भी आप लोगों की समझ आ गया होगा कि मौखिक रूप में मतलब मौखिक रूप में किस तरह से संप्रेषण, अपनी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो उसमें वार्ता है, व्याख्या है, परिचर्चा है, सामूहिक चर्चा है, या प्रश्नोत्तर पूछकर या कहानी के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लिखित संप्रेषण, यानी कि लिख के। इसमें संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले व्यक्तियों के आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश देने वाले व्यक्ति की भावना को समझकर अर्थ लगाते हैं। लिखित संदेशों की सुग्राह्यता के लिए आवश्यक है कि लिखित भाषा सरल, सुगम, स्पष्ट तथा बोधगम्य हो, ताकि संदेश बिना किसी भ्रम के सही रूप में ग्रहणकर्ता ग्रहण कर सके। इसमें संदेश सूचना सही ढंग से, सही शब्दों के माध्यम से तथा छोटे छोटे पदों में प्रभावशाली विधि से प्रस्तुत की जाती है। तो ये लिखित संप्रेषण में आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से अपने विचार दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। तो वो लिखित संदेश कोई भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, लेटर हो सकता है, या बुक हो सकती है, कोई भी हो सकता है। चलिए, अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श संपर्क आदि विभिन्न प्रकार के संप्रेषण होते हैं। तो ये आप लोगों की समझ आ रही होगी कि अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है कि उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो अपने हाव भाव द्वारा या अपने एक्सप्रेशन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जैसे कुछ भी हमें कोई स्टूडेंट है, कुछ पूछ रहा है और हमें उसकी बात हाँ में जवाब देना है, तो केवल सर हिलाकर हाँ कर देते हैं, उस तरह के एक्सप्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण में विचारों एवं तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए वार्ता के मध्य यस, हाँ कहना, या बीच बीच में हूँ अथवा हाँ हूँ कहते चले जाना, मुंह से सीटी बजाना, मुस्कराना, बहुत जोर से बोल देना, चीखना, घिघियाना, ठहाके लगाना आदि। तो ये वाणी संप्रेषण जो होता है, इसमें आपको पता है कि ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें बस थोड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है, तो उसमें छोटे छोटे शब्दों का यूज़ होता है। हाँ, हूँ,
इस तरह के, तो या मुस्कुराना, ये दिए हुए हैं, आप लोग देखिए। चलिए आगे देखते हैं। चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। व्यक्तिगत संप्रेषण में चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कक्षा में चक्षु संपर्क, आई टू आई कांटेक्ट के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मनस्थिति का सही अंदाजा लगाने में सफल होते हैं। संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्तियों में छात्रों की मुख मुद्राएं बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरलता से किया जाता है। बधिरों एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए तो यह संप्रेषण अत्यंत उपयोगी है। तो ये संप्रेषण आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किस तरह का संप्रेषण होता है। इसमें जो गूंगे बहरे व्यक्ति होते हैं उनके साथ अपने जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो अपनी जो आँखों के द्वारा या अपने आई टू आई कांटेक्ट कि मतलब हम क्या कह रहे हैं, अपनी भावनाओं को पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने एक्सप्रेशन द्वारा स्पर्श संपर्क। स्पर्श संपर्क में स्पर्श को ही संप्रेषण का प्रमुख माध्यम बनाया जाता है। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। हाथ मिलाते ही पता चल जाता है कि यह दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का, या प्यार का हाथ है अथवा दिखावे के लिए प्रदर्शन का। माँ के हाथ का एक स्पर्श मात्र उसके शिशु को बहुत कुछ कह जाता है। प्रशंसा की एक शाबाशी, प्यार का एक चुंबन अपने आप बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए तो स्पर्श एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। देखिए ये जो स्पर्श संपर्क जो होता है, ये ऐसा संप्रेषण का माध्यम है जिससे सामने वाले व्यक्ति की विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से होती है। जैसे हमें कभी आपने किसी से हाथ मिलाया होगा तो आपको एक फीलिंग आई होगी कि हाँ ये मतलब दिखावे के लिए हाथ मिला रहा है, इसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी किसी से हमें अपने आप ही चिढ़ हो जाती है, वो बहुत अच्छे से बोलता है, सब बातें अच्छे से करता है, लेकिन मन में एक फीलिंग आती कि नहीं ये हमसे अच्छा मतलब दिखा रहा है पर ऐसा है नहीं। तो वो वही चीज़ है, ये स्पर्श संपर्क जो है संप्रेषण का ऐसा ही माध्यम है जिससे हम जो ऊपर दिखाया जा रहा है उससे प्रभावित ना होकर उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो हम तक पहुंचती हैं। जैसे कहते हैं एक बच्चा भी माँ के जो प्यार भरा हाथ जो माँ फेरती है तो उससे समझ जाता है, या नज़रों को पहचानता है कि हाँ ये प्यार से कोई बात कर रहा है या गुस्से से, तो बच्चे को भी ये पता चल जाता है। तो ये वही चीज़ है, बाकी आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीनों जो संप्रेषण दिए हैं उनके विशेषताएं हैं, संप्रेषण के प्रकार हैं, और शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। जो संप्रेषण का प्रकार, वाणी संप्रेषण, ये बोली जाने वाले शब्द होते हैं मौखिक, और इसमें अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो ठहाका लगाना, चीखना, हाँ करना, हाँ हूँ करना आदि। और वाणी के बिना जो संप्रेषण होता है वो लिखित संप्रेषण होता है, वो मुख मुद्राएं हाव भाव द्वारा होता है। तो ये था हमारा अभी हमारे संप्रेषण के प्रकार। ये अभी हमारे शैक्षिक शिक्षण में जो हमारे प्रकार हैं वो हैं। उसके बाद हम देखेंगे उपयोग के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। तो ये दो भागों में बांटा गया है इसे, उपयोग के आधार पर शैक्षिक संप्रेषण तथा लोक संप्रेषण। इसे हम कल देखेंगे। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कल हम देखेंगे शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। तो ये उपयोग के आधार पर हैं। तो शैक्षिक संप्रेषण की जो विशेषताएं हैं वो हैं
यह संप्रेषण शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया संप्रेषण है। संदेश, इसमें क्या होता है, संदेश देने वाला व्यक्ति शिक्षक तथा संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति छात्र होता है। जो शैक्षिक संप्रेषण होता है तो ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है, और इसमें संदेश देने वाला टीचर होता है और संदेश ग्रहण करने वाला जो होता है वो स्टूडेंट होता है। इसमें क्या होता है, संदेश की जो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम से या पाठ सहगामी क्रियाओं से संबंधित होता है। इसमें छात्र को समझाने के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रभावशाली शैक्षिक संप्रेषण होना आवश्यक है, इसीलिए इसमें दोनों ही प्रकार का संप्रेषण होता है, शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। और जो लोक संप्रेषण होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लोक संप्रेषण, तो इसमें इसकी जो प्रकृति है वो सामूहिक होती है और इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और लोकप्रिय होती है, जिससे संदेश में किसी भी तरह की गलती ना हो सके पहुंचने में। और जो इस तरह के संप्रेषण होते हैं वो ज़्यादातर संदेश देने वाले व्यक्ति के आमने सामने बात नहीं हो सकती तभी होते हैं, ठीक है। और इसमें लोक संप्रेषण जो है, इसमें सूचना, विचार या अवकाश के सदुपयोग के लिए जो मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यम द्वारा जन जन तक किया जा सकता है, इसका ये फ़ायदा होता है। और ये रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, इनमें मतलब इनका प्रयोग किया जाता है इसके लिए, जिससे क्या हो कि जो भी उन्हें संदेश देना है वो हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। तो ये इसका हम इसे कल ही देखेंगे क्योंकि ये फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आज आप इतने ही प्रकार याद रखिए, ये शैक्षिक दृष्टि से ये इतने इसमें ये पार्ट किए गए हैं, बाकी हम उपयोग की दृष्टि से देखेंगे, वो कल देखेंगे। वो 2 भागों में है, शैक्षिक संप्रेषण तथा लोक संप्रेषण। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।